हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात करने वाले हैं। जो हम क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में लिंकेज का टर्म आया था। और इस वीडियो में हम रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करेंगे और फिर हम जो एनसीईआरटी में एक लिंकेज का डायग्राम दिया हुआ है उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बारे में भी समझेंगे कि वो डायग्राम कैसे बना, उसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि लिंकेज आखिर होता क्या है। तो लिंकेज refers to the tendency of genes located close to each other on a chromosome to be inherited together। इसका मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम पे अगर दो जीन्स बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट हैं तो उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ ही इनहेरिट किए जाएंगे और इसी टेंडेंसी को हम लिंकेज बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, और अब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, टू जीन्स A and B are linked if they are located on the same chromosome and inherited together। दो जीन्स A और B उनको तभी लिंक्ड कहा जाएगा अगर वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और वो एक साथ इनहेरिट किए जा रहे हैं। कैसे? अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और ये एक जीन है A और ये एक जीन है B, दोनों ही बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट हैं और ये एक साथ ही इनहेरिट हो रहे हैं, तो इसको हम, इन दोनों को हम लिंक्ड जीन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि लिंकेज कितने टाइप्स का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज। पहला होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन और जीन्स जो होते हैं दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि देयर इज सम रिकॉम्बिनेशन, हमको कुछ रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और ऐसा हो भी सकता है कि जीन्स एक साथ इनहेरिट हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच का जो एसोसिएशन है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट लिंकेज में, और इनकम्प्लीट लिंकेज में देयर इज सम रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स बट दे आर स्टिल लाइकली टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेशन की बात करने से पहले हम थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर के बारे में बात कर लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये याद रखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और ये जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, ये सब क्या होता है, ये सब हम क्रोमोसोम वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये क्रॉसिंग ओवर का फेनोमेनन हमको कहाँ देखने को मिलता है। तो जब सेल डिवीजन हो रही होती है, और सेल डिवीजन में ही दो टाइप की होती है, मियोसिस और माइटोसिस। तो मियोसिस वन की प्रोफेज वन स्टेज में हमको देखने को मिलती है। और प्रोफेज वन स्टेज में बहुत सारी सब स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज वन की पैकिटीन स्टेज में हमको ये फेनोमेनन देखने को मिलता है। अब ये होता क्या है क्रॉसिंग ओवर? तो हमारे पास अगर हम मान लें कि ये दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी हैं और ये दोनों होमोलॉगस हैं। ठीक है, और एक ही क्रोमोसोम्स की जो दो आर्म होती हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं और अलग अलग क्रोमोसोम्स की जो दो आर्म होती हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं। तो ये आर्म और ये आर्म क्या होगी? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और इन्हीं के बीच में एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। वो एक्सचेंज कैसे होगा? ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट पे ये ओवरलैपिंग हो रही है दोनों आर्म्स की, और जहां पे ये ओवरलैपिंग हो रही है वही पॉइंट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहीं पे ही क्रॉसिंग ओवर होगी और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है। अगर हम मान लें
कि अगर हम वैसे नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ये हमारे पास क्रोमोसोम है और इसका होमोलोगस एक ये है, ठीक है, और इसके आगे की प्रोसेस में कुछ ऐसा सा हमको देखने को मिलेगा, ठीक। और जो दूसरा क्रोमोसोम है तो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और ये जब प्रोसेस कंप्लीट होगी तो हमें अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम मान लें, अगर हम नंबरिंग कर दें कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये 2 है, तो फर्स्ट में सेकंड का कुछ पार्ट चला गया है और सेकंड में फर्स्ट का कुछ पार्ट चला गया है, और इसी को ही हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्रॉसिंग ओवर की अगर हम और बात करें तो क्रॉसिंग ओवर दो टाइप का होता है, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर और मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। माइटोटिक को हम सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं और मियोटिक को हम जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। सिंगल क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वो सिंगल क्रॉस ओवर होता है। अगर दो पॉइंट पे क्रॉस हो रहे हैं तो उसको डबल क्रॉस ओवर बोलते हैं। कैसे? यहाँ पे ये जो हमको देखने को मिल रहा है ये सिंगल क्रॉस ओवर है कि एक ही पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और अगर ऐसा होता कि इसी फिगर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा होता कि एक ही पॉइंट, एक ही क्रोमोसोम में अगर दो बार जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता कुछ ऐसे, यहाँ पे दो बार, तो इसको हम डबल क्रॉस ओवर बोल देंगे। ऐसे जब दो बार क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसको हम डबल क्रॉस ओवर बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक बार क्रॉसिंग ओवर हो रही है और यहाँ पे दो बार क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो इसको हम डबल क्रॉस ओवर बोलते हैं। और मल्टीपल क्रॉस ओवर में दो से ज़्यादा बार अगर होती है क्रॉसिंग ओवर तो उसको हम मल्टीपल क्रॉस ओवर बोलते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? Recombination refers to the process of exchanging genetic material between homologous chromosome during meiosis, specifically through crossing over। अब तो यही बोलेंगे कि क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है वो तो सेम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्रॉसिंग ओवर है वो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है और जो रिकॉम्बिनेशन है वो एक ब्रॉडर टर्म है। रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के थ्रू हो सकता है और क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। Recombination increases the genetic variation and can break up the association between genes on same chromosome। Recombination की ही वजह से जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है और अगर उनके बीच में डिस्टेंस ऐसा है तो वहाँ पे एसोसिएशन भी ब्रेक हो सकता है। जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो अगर वो लिंक जीन है तो वो उनके बीच का एसोसिएशन भी टूट सकता है। एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोफेज 1। ये भी प्रोफेज 1 के हमको देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है? द क्लोजर टू जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम द स्ट्रॉन्गर द लिंकेज एंड लेस लाइकली दे आर टू बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर विच रिड्यूसेस द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है कि दो जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम पे हैं, दो जीन्स हैं, मान लेते हैं कि ये एक जीन ए है और ये एक जीन बी है, ये दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट हैं। और अगर एक हमारे पास एक दूसरा क्रोमोसोम है, एक ये हमारे पास मान लेते हैं दूसरा क्रोमोसोम है जिसमें जीन ए है यहाँ प्रेजेंट है और जीन बी यहाँ प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिस क्रोमोसोम में जीन्स पास में प्रेजेंट हैं तो ये स्ट्रांगली लिंक्ड होंगे। ये दोनों जो जीन होंगे ये स्ट्रांगली लिंक्ड हैं और इन दोनों जीन्स जिनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है ये लूजली लिंक्ड हैं।
अब यहाँ पे एक बात ये भी हम देख सकते हैं कि जो लिंकेज है, अगर जो लिंकेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिकॉम्बिनेशन के। इसका मतलब क्या है कि अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा। अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड हैं तो वहाँ पे कम रिकॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा, और अगर जीन्स लूजली लिंक्ड है तो वहाँ पे हमको रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब एक और बात यहाँ पे हम कर लेते हैं कि अगर जीन्स लिंक्ड है और जीन्स अगर अनलिंक्ड जीन्स हैं और लिंक्ड जीन्स हैं और उनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और अगर कंप्लीटली लिंक्ड है, अगर कंप्लीटली लिंक्ड है तो हमको पेरेंटल टाइप कितना मिलेगा और रिकॉम्बिनेंट हमको कितने मिलेंगे। ठीक है, तो अगर जीन्स लिंक्ड है तो वहां पे अनलिंक्ड है अगर, तो हमको 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर लिंक्ड जीन्स हैं और क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वहां पे जो पेरेंटल है वो पेरेंटल टाइप जो है वो ग्रेटर देन 50% मिलेगा, और जो रिकॉम्बिनेंट हैं वो लेस देन 50% मिलेंगे, और अगर कंप्लीटली लिंक्ड है तो हमको 100% पेरेंटल टाइप मिलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि जीन्स अगर अनलिंक्ड है तो पेरेंटल टाइप हमको 50% और रिकॉम्बिनेंट 50% मिलेगा। जीन्स अगर लिंक्ड हैं और उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो पेरेंटल टाइप हमको ग्रेटर देन 50% मिलेगा और रिकॉम्बिनेंट लेस देन 50% मिलेंगे। और जीन्स अगर कंप्लीटली लिंक्ड हैं और कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तो वहां पे हमको 100% पेरेंटल टाइप मिलेंगे। ठीक है, अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बीच का अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो जो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर दो जीन्स बहुत क्लोज में प्रेजेंट हैं तो रिकॉम्बिनेशन उनके बीच में हो सकता है कि ना हो, और क्योंकि वो जीन्स जो हैं वो स्ट्रांगली लिंक्ड है। और जो लूजली लिंक्ड जीन है उनमें जो दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस है वो दूर दूर है, और इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि थॉमस हंट मॉर्गन ने जो लिंकेज का एक डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसमें क्रॉस ए और क्रॉस बी की बात करी गई है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं गया है, और उसको उस डायग्राम में कहीं कहीं कभी कभी कंफ्यूजन होता है ये देख के कि ये चीज़ें कैसे बन गई। तो हम उस डायग्राम को ब्रेक डाउन करेंगे और एक एक करके एक एक क्रॉस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वो डायग्राम कैसे बना। तो क्रॉस ए में थॉमस हंट मॉर्गन ने दो कैरेक्टर्स लिए थे, बॉडी कलर और आई कलर। बॉडी कलर में डोमिनेंट वाई प्लस था जो कि ब्राउन कलर था, और रेसेसिव जो था वो वाई था येलो कलर का। और आई कलर में जो डोमिनेंट था वो डब्लू प्लस रेड कलर का था, और डब्लू जो था वो वाइट कलर का था। डोमिनेंट को उन्होंने अल्फ़ाबेट प्लस सुपरस्क्रिप्ट से डिनोट किया, और रेसेसिव वाले को सिर्फ उन्होंने अल्फ़ाबेट से डिनोट किया था। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये पेरेंट है XX, ये फीमेल हो गई XX क्रोमोसोम, और ये मेल है XY क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब गेमीट्स बनेंगे तो हाफ हाफ बनेंगे, और जो F1 जनरेशन आएगी उसमें हाफ ऑफ द गेमीट फादर से आएगा, हाफ ऑफ द गेमीट मदर से आएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इनका इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो YW प्लस, ठीक है, और YW और YW और Y। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई हुई है, बहुत सिंपल है, ये तो चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती हैं कि जब F1 जनरेशन में गेमीट्स बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। F1 जनरेशन में भाई मेल में तो सिर्फ X और Y क्रोमोसोम ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस जब होता है तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। रिकॉम्बिनेशन कैसे,
कि ये दोनों जीन्स बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट हैं, तो ये हो सकता है कि इन दोनों जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाए, Y और W प्लस और Y प्लस W के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। ठीक है, तो हमें जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मिलेगा वो Y प्लस W और YW प्लस मिलेगा, और दो तो हमको पेरेंटल टाइप मिल ही रहे हैं। जो दो गेमीट्स सेम एज ए पेरेंट हैं वो पेरेंटल टाइप हैं, और ये जो दोनों हैं ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ठीक, अब ये गेमीट्स बन गए, ये फीमेल गेमीट है और वो मेल गेमीट है। फीमेल और मेल गेमीट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तभी आगे प्रोजनी डेवलप होगी। तो अगर हम एक चार्ट के बेसिस पे इसको समझना चाहें कि मेल गेमीट हमने इधर ले लिए एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक्स और ये वाई क्रोमोसोम है, और इधर सारे हमने एक्स क्रोमोसोम ले लिए। तो अगर हम इसको समझना चाहें, अगर हम मेल गेमीट, क्योंकि ये मेल गेमीट कॉमन है, तो अगर हम इसको लिख लें वाई डब्ल्यू, ठीक है, पूरी टेबल में हम वाई डब्ल्यू लिख लें। और अगर हम फीमेल गेमीट को देखें तो यहाँ पे वाई डब्ल्यू, ठीक है, रेसेसिव, और यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये दोनों डोमिनेंट। अब इसमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव वाई प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे वाई डब्ल्यू प्लस। ठीक है, तो F2 जनरेशन में कुछ ऐसा सा हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और ये सारी जितनी भी प्रोजनीज होंगी ये सारी की सारी फीमेल्स होंगी। अब ऐसे ही अगर हम मेल गेमीट को अगर हम फ्यूजन करवाएं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि वाई गेमीट जो है वो कॉमन है, ये इसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं वाई गेमीट को, ठीक, और यहाँ पे जो एक्स है उसको हम फ्यूज कराते हैं, तो वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू प्लस। अगर हम इसको भूल जाएं और अगर हम टेबल देखें तो हमको कुछ ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, और ये सारे के सारे जो होंगे ये मेल्स में डेवलप होंगे। ठीक है, और जो ये 8 गेमीट बनेंगे ये कंप्लीटली 8 जो इंडिविजुअल्स बनेंगे, ये 8 इंडिविजुअल्स हमको देखने को मिलेंगे F2 जनरेशन में। ठीक, और इसी को ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, और यहीं पे ही कंफ्यूजन होता है कि जब हम अचानक से इन रिकॉम्बिनेंट टाइप को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये रिकॉम्बिनेंट टाइप जो थे ये कैसे बने, कहाँ से बने। ठीक है, तो अब जब हम F2 जनरेशन में देखते हैं तो F2 जनरेशन में हम क्या देखते हैं कि जो 98.7% है ये पेरेंटल टाइप है। पेरेंटल टाइप जो है वो हमको 98.7% देखने को मिलता है, और रिकॉम्बिनेंट्स हमको सिर्फ 1.3% देखने को मिलते हैं। अब हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ऐसा क्यों होता है कि अगर जीन्स पास में प्रेजेंट हैं तो रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलेगा, और जीन्स अगर थोड़ा उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता तो वहाँ पे हमको रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलती। क्रॉस बी में थॉमस एंड मॉर्गन ने कौन से कलर लिए, इन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए, आई कलर जिसमें डोमिनेंट W प्लस और रिसेसिव W था, और विंग साइज इन्होंने देखा जिसको M प्लस से इन्होंने डिनोट किया जो कि नॉर्मल था, और M जो था वो रिसेसिव कैरेक्टर था जो कि मिनिएचर विंग्स थे। और जो इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए उनके जो जीन्स थे वो क्रोमोसोम पे थोड़ी दूर पे थे, उनके जो जीन्स थे उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी हुआ कि F1 जनरेशन में ये XX है और ये XY है। जब गेमीट बनेगा तो या तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, तो X और Y XY बन गया, और यहाँ पे XX जो बना तो एक X यहाँ पे आ गया मेल से और एक X आ गया फीमेल से, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिला। और F1 जनरेशन के जो गेमीट्स थे वो वैसे ही गेमीट्स भी वैसे ही बनेंगे कि अगर क्रॉस, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर अगर होगी तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, फीमेल गेमीट्स में XX तो WM और W प्लस M प्लस, ये दोनों जो हो गए ये पेरेंटल टाइप हो गए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई और ये रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल गए हमको गेमीट में।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से WM+ और W+M यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई और हमको ये दोनों गेमीट देखने को मिले, और XY जो मेल के गेमीट हैं वो तो एज इट इज हमको देखने को मिलेंगे। ठीक, और जब इनका हम क्रॉसिंग कराएंगे तो उसी बेसिस पे क्रॉस करवा के हम कुछ ऐसा सा इसको फिगर बना लेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको रिकॉम्बिनेंट भी देखने को मिल रहा है और पेरेंटल टाइप भी देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप एक बार बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कैसे बन रहे हैं। एक तरफ हमने फीमेल गेमीट्स ले लिए हैं, मेल गेमीट्स ले लिए हैं और उसको क्रॉस करवा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो पेरेंटल टाइप है वो तो 62% मिल रहा है पेरेंटल टाइप, और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो हमको 37.2 मिल रहे हैं। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है क्योंकि जो दोनों जीन्स थे उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा थी, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लिंकेज कम होगा और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने लिंकेज के बारे में डिस्कस किया, क्रॉसिंग ओवर देखी, और फिर उसके बाद में हमने रिकॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया, और जो फिर फिगर था NCERT में दिया हुआ था उसको भी हमने ब्रेक डाउन करके उसको समझने की कोशिश करी कि वो फिगर कैसे बना। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे के वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।